नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट शेयर करूँगा और बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए भी कमेंट्स किया है। तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से सारे वीडियोज़ आपको कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता है। तो सीखने के लिए आए हैं तो ऑब्वियसली लास्ट तक देखिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज़ पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटी माइंट्री। देखिए एलटी माइंट्री देखा जाए तो एल&टी ग्रुप के ही कंपनी है। दो दो कंपनी था, दो कंपनी को एक साथ मार्च किया गया है और एक एलटीआई है और दूसरा है माइंट्री। तो दोनों कंपनी को एक साथ मार्च करके यहाँ पे एलटी माइंट्री नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, अभी कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया तो रिजल्ट कुछ खास नहीं हुआ, फिर भी शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। ऐसे हुआ क्यों? देखिए, कंपनी के जो सेल्स है, वो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, मगर कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। मतलब सेल्स ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक है, क्वार्टर बेसिस में ठीक नहीं है। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1600 करोड़ से 1500 करोड़ बना। अभी पॉइंट्स में एक्सपेंस में और भी आपको हाईलाइट कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पिछले सालों में जो एम्प्लॉय कॉस्ट था 64%, वो इस सालों में एम्प्लॉय कॉस्ट और भी बढ़ चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर में बहुत कम था। और यही कारण के वजह से कंपनी के जो सेल्स है वो कम कम देखने को मिले और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी यहाँ पे कम देखने को मिला। देखिए सेल्स सॉरी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट अगर ज़्यादा ज़्यादा आपको देना पड़े तो एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो उस बेसिस में कंपनीज के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट साल भर में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कम हुआ और क्वार्टर बेसिस में भी कम हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कंपनीज में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला से प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कंपनी लास्ट डे में एक जर्नी क्यों दिखाया, एक पॉजिटिव जर्नी क्यों दिखाया? देखिए उसके पीछे रीजन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बैलेंस शीट, यहाँ पे इसका रीजन छुपे हुए हैं। देखिए कंपनी की जो रिजर्व पिछले साल में था 16,500 करोड़ और इस बार वो बढ़ के हो चुका 19,900 करोड़। तो एक अच्छा खासा मैसिव जंप हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, मान लेता हूँ कंपनी कर्जा ज़्यादा लिया और इस कर्जा ज़्यादा लेने के बाद भी कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ कंपनी के और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंस मुझे लगा, वो है कंपनी के आप देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी कंटिन्यूसली मिलते चले जा रहे हैं और हाथ में कैश भी शानदार है। तो आप जो सोच रहे हैं कि कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे को क्या मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। उनके हाथ में ही जो पैसा है उसी पैसे से ही वो मिटा सकते हैं, क्योंकि 2000 करोड़ का कर्जा है और 2800 करोड़ का हाथ में कैश है, तो इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स यही कहते हैं कि कंपनी में आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन पॉजिटिव देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट होने जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है। बहुत लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना है, सॉरी शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद दोबारा शोल्डर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब शोल्डर बनेगा तो फाइनली कुछ डिसीजन यहाँ पे बनेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए करेक्शन हुआ, जिस तरीके से गिरावट का माहौल था, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए पिछले दिनों में रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे में एक पॉजिटिव कैंडल बना, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है। अगर करेक्शन हुआ, वो कहाँ तक आ सकते हैं, 4164। तो ए लेवल क्यों आएगा? क्योंकि ए लेवल आने के पीछे रीजन यही है कि कंपनी का यही लेवल में कंपनी का एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को फेस करने के लिए वो फिर से नीचे आने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो फिलहाल के जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर हर किसी का नजर होना चाहिए, क्योंकि एसआरएफ जैसे कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। 78,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले से ही 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। इतना बड़ा रिटर्न कंपनी पहले ही आपको रिटर्न दे चुके हैं और उस बेसिस में आप देखेंगे तो एसआरएफ के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अभी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतने दिनों से, मतलब लास्ट 2 सालों से जो केमिकल सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर है, केमिकल सेक्टर के जो सेलिंग कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या इस बार वो ठीक होगा?
देखिए लास्ट 2 सालों से आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। 500 करोड़ से 250 करोड़ हो चुके हैं, मतलब 50% प्रॉफिट कम हो चुके हैं। क्या इस बार उसको रिकवरी कर पाएँगे? चलो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इस बार देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से मोटा-मोटी 1000 करोड़ कम है। एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और जिस बेसिस में नेट प्रॉफिट कम तो हुआ, मगर उतना भी कम नहीं हुआ जितना कम आशा किया जा रहा था। तो अभी फाइनली रिजल्ट नहीं आया, तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कंपनी का रिजल्ट इस बार पॉजिटिव तो रहेगा, मगर उतना खास भी नहीं है। क्योंकि पिछले सालों का जो प्रॉफिट था, उससे अराउंड 600 करोड़, 700 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। तो एक कमियाँ कोई कंपनी की खराबी नहीं है, पूरे के पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर स्लो डाउन देखने को मिला। अगर पूरा सेक्टर फिर से बिज़नेस ग्रोथ करे, तो इस कंपनी का भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 जब तक कंपनी नहीं होंगे तब तक केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो उतना नहीं बढ़ेगा। तो बेसिकली देखा है तो कंपनीज के जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ रिटर्न और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा, जिसके चलते कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना में मैं आपको जरूर कराऊंगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। इस कंपनी का कैपेक्स मुझे जबरदस्त लगा, क्योंकि कंपनी का कैपेक्स कहाँ से कहाँ तक जर्नी की आप देख सकते हैं। जो एक टाइम 1000 करोड़ के नीचे था, एक टाइम 1000 करोड़ के नीचे था, कोविड के बाद ही कैपेक्स को बढ़ाते बढ़ाते हुए चले गए और इस साल में कंपनी करीबन 2900 करोड़ तक कैपेक्स को बढ़ाया। तो जो कंपनी खुद के कैपेक्स को 500 करोड़ से लास्ट 10 ईयर में 2900 करोड़ तक लेके गए, क्या वो कंपनी बेकार होगा? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है वो मुझे अच्छा लगा, वो है इसका रेवेन्यूज। देखिए कंपनी का बेसिकली फ्लोरो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, तो जो फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल है उसके ऊपर 56% बिजनेस कर रहा है। बाकी जो फ्लोर केमिकल्स है उसके ऊपर कंपनी 35% के आसपास बिजनेस कर रहा है। और बाकी देखा जाए तो जो बाकी जो प्रोडक्ट है केमिकल्स का, उसके ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा है। और केमिकल इंडस्ट्री से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है। और यहाँ पे कंपनी केमिकल एंड पॉलीमर के ऊपर 45% और पैकेजिंग फिल्म के ऊपर 35% और बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर 15% और अदर्स के ऊपर 3.7% का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस ठीक ठाक ही है, अलग अलग कैटेगरीज के वाइज डिवाइड, मतलब डिवाइड किया गया है। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। फाइनली मुझे एक ट्रेड मिला, वो कुछ इस तरीके से है, कप विद हैंड पैटर्न्स का। तो जब कप विद हैंड पैटर्न्स बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 3000 रुपीज़ के आसपास। और ये टारगेट मैंने क्यों लिया, सबसे पहले बता दूं, मेरा टारगेट लेने का हमेशा कोई मकसद होता है। यहाँ पे जो कप का साइज है, इस कप का साइज को मैंने क्या किया, मार्किंग किया। मार्किंग किया का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेंज मैंने मार्किंग किया इस लेवल तक। तो जो लेवल यहाँ पे निकल का है, उसी लेवल को मैंने क्या किया, ऊपर बिठा दिया। तो वही बन गया इसका टारगेट। तो बेसिकली कंपनी का टारगेट उस लेवल तक है जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो उस बेसिस में आपको एक चीज़ों को नोटिस करना होगा, जब कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर टारगेट बनता है तो उस लाइफ टाइम हाई के आसपास जाकर टच करेंगे, उसके बाद रिवर्स कर सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा टारगेट वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये ट्रेड मेरा खुद का ट्रेड है, प्लीज़ कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पैटर्न्स बना है तो चलो एंटी ले ले, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे रिस्क लेने का कैपेबिलिटी मेरा अलग है, आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी क्या है वो आपके जो एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सारी चीज़ों को आपको सिखाना, समझाना। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक लिमिटेड। तो बेसिकली ओलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से कुछ अपडेट्स आया, जो अपडेट्स कंपनी को आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 8000 मतलब 8088 टोटल बसेस का ऑर्डर है, जो ऑलमोस्ट 1500 बसेस का डिलीवरी कर चुके हैं। और 51 इलेक्ट्रिक टिपर का जो डिलीवरी है वो भी कंपनी कर चुके हैं 2023 में दिसंबर मंथ में। अभी 9 मंथ का टारगेट दिया गया है डिलीवरी करने के लिए 365 60 सॉरी 76 बसेस। और कंपनी ये बता रहा है कि जल्द से जल्द उसका जो ऑर्डर है उसको इनिशिएट करने के लिए कंपनी बहुत तेजी से काम करेंगे। तो देखिए ये सारे बसेस का जो ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को
बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। और देखिए कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है एंड आउटलेट क्या है? देखिए स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू विद द ऑर्डर फ्रॉम द एमएसआरटीसी, मतलब जो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट जो कॉर्पोरेशन बसेस है, तो उसके लिए कंपनी का 5150 बसेस का ऑर्डर भी कंपनी को मिला है। तो पीएम ई सेवा जो टेंडर है, इनमें कंपनी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, और इसके ऊपर पीएम ई सेवा के ऊपर अगर कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिले, तो कंपनी के पीछे मुड़ कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ, और इस कंपनी के ऊपर मेरा एक इन्वेस्टमेंट भी है। और साथ ही साथ जब जब ट्रेड बनता है तब तब मैं ट्रेड भी लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए क्या कोई ट्रेड बना, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर रिजल्ट जो पिछले दिन में आया था, तो रिजल्ट में आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो इस बार कुछ इतना खास देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि 28 करोड़ से 15 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का से प्रॉफिट डाउन हुआ, क्योंकि कंपनी को टेंडर तो मिल चुके हैं, मगर कंपनी उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर बना। तो जिसके चलते गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए रिकवरी भी किया। और मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी नीचे जाएगा, क्योंकि कम ए रिजल्ट आने के बाद ही हमेशा वो कंपनी ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है। जब तक कोई ट्रेंड ना बने, तब तक मैं कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न सेट करा है, कंपनी को ये जो रेंज है, इस रेंज को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। ये रेंज कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेंज है। ये कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को फेस करके अगर ऊपर गए, तो एक पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है कनारा बैंक। कनारा बैंक के देखिए फेस वैल्यू 10 रुपया है, और कंपनी डिसाइड कर चुके हैं इस फेस वैल्यू को वो कम करेंगे। वो कितना करने वाले हैं, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं 15 तारीख को, और हर एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया होने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए, और वीडियो को में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।